नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाले एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जानकर आपको भारतीय सेना पर बहुत ज़्यादा गर्व होने वाला है। क्योंकि इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने भारत की धरती से दूर कुछ ही घंटों में दुश्मन की छुट्टी कर दी थी और इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस रखा गया था। दोस्तों, 3 नवंबर 1988 की वो रात भी मालदीव में किसी आम रात की तरह ही थी, जब तक कि चारों तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ लोगों के कानों में नहीं पड़ी थी। सभी लोगों ने डरते हुए सड़क पर देखा तो कुछ नकाबपोश लोग हाईटेक हथियारों के साथ राजधानी माले की ओर बढ़े जा रहे थे। वे नकाबपोश लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे उन्हें किसी का डर ही ना हो। लेकिन तब तक मालदीव की सरकार भी एक्शन में आ जाती है और पूरे मालदीव को ही इन नकाबपोश लोगों से बचाने के लिए दूसरे देशों को फोन कॉल किए जाने लगते हैं, पर मालदीव को कहीं से भी मदद नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, उन कॉल्स में से एक कॉल मालदीव ने भारत को भी किया था। ये फोन कॉल भारत के विदेश मंत्रालय में मालदीव डेस्क के इंचार्ज जॉइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव के पास बजता है और फोन के दूसरी ओर से मालदीव के द्वारा मदद की गुहार लगाई जाती है और कुलदीप को बताया जाता है कि मालदीव में कुछ नकाबपोश लोग हाईटेक हथियारों से लैस हैं और भारी गोलाबारी कर रहे हैं। इतना सुनते ही सभी अधिकारी हरकत में आ जाते हैं और एक बड़ा कदम उठाया जाता है। और जैसे ही मालदीव की इस स्थिति की जानकारी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी जाती है, तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारतीय सेना को मालदीव भेजने का आदेश दे देते हैं और इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस रखा जाता है। ये एक ऐसा मिशन था जिसने भारतीय सेना की काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने ला दिया था। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था मालदीव में जिसने मालदीव को सभी देशों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया था, और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना कैसे शामिल हुई थी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया के नक्शे में मालदीव पड़ता कहाँ पर है। मालदीव भारत के साउथ वेस्टर्न कोस्ट के पास इंडियन ओशन में लोकेटेड एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है। मालदीव लगभग 1200 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है, लेकिन ये सभी आइलैंड रहने लायक नहीं हैं। इनमें से केवल 200 आइलैंड्स ही हैबिटेबल हैं और इन आइलैंड्स में रहने वाले लोगों ने कभी ये जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, मालदीव को आज़ादी 26 जुलाई 1965 में अंग्रेजों से मिली थी और इस कहानी की शुरुआत 1968 से ही हो जाती है, जब मालदीव में पहले लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं और मालदीव के पहले राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर बनते हैं। लेकिन नासिर मालदीव के विकास और लोगों के बारे में नहीं सोचते थे और मालदीव का सारा पैसा गलत कामों में लगाते थे। लेकिन मालदीव के लोग और विपक्षी पार्टियां नासिर का पूरा विरोध करती थी और देखते ही देखते ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नासिर को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ता है। और वो दिन भी जल्दी आ जाता है जब नासिर देश के सारे पैसे लेकर सिंगापुर भाग जाते हैं और इब्राहिम नासिर के सिंगापुर भागने के बाद मालदीव में एक बार फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं और इस बार मालदीव में दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर 1978 में अब्दुल गयूम को चुना जाता है और यही हमारी आज की कहानी के सेंटर में रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर अब्दुल गयूम की बात करें तो अब्दुल गयूम मालदीव के 30 सालों तक राष्ट्रपति रहते हैं। इन 30 सालों में गयूम के खिलाफ काफी बार साजिश की जाती है, जिसमें से कई विद्रोहों को अब्दुल गयूम खुद ही दबा देते हैं। इनके खिलाफ सबसे पहले 1980s में एक बड़ी साजिश की जाती है, लेकिन अब्दुल गयूम इस साजिश या फिर कहे इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा देते हैं। इसके बाद 1983 में इनका तख्ता पलट करने के लिए एक बार फिर से कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नहीं होती। इनके खिलाफ तख्ता पलट के साजिशकर्ता एक बार फिर से कोशिश करते हैं और तीसरी बार एक बार फिर से मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की जाती है और ये तीसरी कोशिश इतनी ज्यादा प्लान तरीके से की जाती है कि अब्दुल गयूम की जान भी बाल बाल बची थी और इन्हीं की जान को बचाने और मालदीव की जनता को इन नकाबपोश लोगों से बचाने के लिए भारतीय सेना को ऑपरेशन कैक्टस चलाना पड़ा था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या था ये ऑपरेशन कैक्टस। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के दुश्मन उनकी सरकार को गिराने के लिए गयूम की एक गलती की तलाश कर रहे थे और उनकी ये तलाश 1988 में खत्म होने वाली थी, क्योंकि अब्दुल गयूम 3 नवंबर को सरकारी दौरे पर भारत जाने वाले थे और जैसे ही इस बात की सूचना उनके दुश्मनों को मिलती है, वो सभी राष्ट्रपति को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग जाते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को भारत के दौरे पर जाना था। गयूम को लेने के लिए दिल्ली से विमान उड़ान भरता है, लेकिन अब्दुल गयूम के पास प्रधानमंत्री राजीव गांधी का फोन कॉल आता है और राजीव गांधी बताते हैं कि इलेक्शन के सिलसिले में उन्हें दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है
और फिर ये तय होता है कि राष्ट्रपति अब्दुल कयूम भारत का दौरा कुछ दिनों बाद करेंगे। और अब इस दौरे के रद्द होने के बाद अब्दुल कयूम को बड़ा दुख होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब्दुल कयूम से ज्यादा दुख उनके खिलाफ साजिशकर्ताओं को होता है, क्योंकि उनके साजिशकर्ताओं ने ये प्लान बना रखा था कि 3 नवंबर को जब अब्दुल कयूम मालदीव से भारत के लिए रवाना होंगे, तभी वो अपने इस तख्ता पलट की साजिश को अंजाम देने वाले थे। लेकिन कयूम का भारतीय दौरा रद्द होने के बाद भी मालदीव में विद्रोह की प्लानिंग करने वाले मास्टरमाइंड विद्रोह को जारी रखने का प्लान बनाते हैं। इस विद्रोह को अंजाम देने वाले लोगों में मालदीव के ही व्यापारी अब्दुल्ला लतीफी और उनका साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक और श्रीलंकन एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इल्म यानी प्लॉटे के नेता महेश्वरन आदि लोग शामिल होते हैं। और उनके कहने पर ही इस विद्रोह को शुरू किया जाता है। और इन सभी के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले इब्राहिम नासिर भी इस विद्रोह को पूरा सपोर्ट करते हैं। इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। इब्राहिम ये सब विद्रोह अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रहे थे, और इस कामों को पूरा करने में इब्राहिम नासिर का साथ उनका दोस्त लतूफी दे रहा था, जो कि उन्हीं का पुराना साथी था। इसी के साथ महेश्वरन भी लिट्टे प्रमुख प्रभाकर का लेफ्टिनेंट हुआ करता था। और इन सभी ने मिलकर प्लानिंग की थी कि जब राष्ट्रपति कयूम माले में नहीं होंगे तभी हमला किया जाएगा और राजधानी माले पर अपना अधिकार कर लिया जाएगा। और इसी मकसद के साथ 200 टेररिस्ट मालदीव में पहुंचने की तैयारी करते हैं, और इन पर कोई शक न करे इस कारण ये सभी टेररिस्ट अपना हुलिया चेंज करके टूरिस्ट के भेष में मालदीव पहुंच जाते हैं। मालदीव पहुंचने के लिए ये सभी उग्रवादी स्पीड बोट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस वक्त जब ये सब मालदीव में हो रहा था, उस वक्त मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर AK बनर्जी कयूम की यात्रा को लेकर दिल्ली भी थे। उधर ये सभी टेररिस्ट पूरी प्लानिंग के साथ मालदीव के एयरपोर्ट, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन और माले की सभी मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अपना कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही घंटों में ये खबर प्रेसिडेंट कयूम तक भी पहुंच जाती है, और कयूम वक्त की गंभीरता को समझते हुए दूसरे देशों से मदद मांगने लगते हैं, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ये कहकर मना कर देते हैं कि हमारे पास इतनी सोफिस्टिकेटेड आर्मी नहीं है जो इस विद्रोह को दबा सके। इसके बाद कयूम USA और ब्रिटेन से भी मदद मांगते हैं, लेकिन ये दोनों ही देश डायरेक्टली इस मामले में इंटरवीन करने से पूरी तरह से मना कर देते हैं। अब कयूम के पास भारत से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचता। हालांकि उस वक्त मालदीव के भारत के साथ रिलेशन भी बहुत ही अच्छे थे, और फिर मालदीव के राष्ट्रपति भारत को मदद के लिए कॉल करते हैं, और भारत मदद करने के लिए भी तुरंत ही तैयार हो जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी भी अपने सभी दौरों को रद्द कर देते हैं और मालदीव को बचाने पर ध्यान देते हैं। और कुछ ही घंटों में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें आर्मी चीफ, रॉ ऑफिसर्स और बाकी सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। दोस्तों, मीटिंग में सभी ऑफिसर्स अपनी राय देते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर P चिदम्बरम NSG को भेजने की सलाह देते हैं। इसी के साथ आर्मी चीफ जनरल BN सिंह भी PM को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं इस ऑपरेशन के लिए पैराशूट ब्रिगेड ही सही रहेगी। और आखिर में तय किया जाता है इस ऑपरेशन को पैराशूट ब्रिगेड ही लीड करेगी। और ऐसे में जब मालदीव में हाई कमिश्नर AK बनर्जी को ये पता चलता है कि भारत से पैराशूट ब्रिगेड को मालदीव भेजा जा रहा है, तो वो तुरंत ही आगरा के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इंडियन आर्मी की पैराशूट ब्रिगेड का हेडक्वार्टर आगरा में ही था। और AK बनर्जी इस पूरे ऑपरेशन को प्लान करने में पैरा ब्रिगेड की मदद करते हैं। लेकिन तैयारी करते हुए एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और ये प्रॉब्लम होती है कि भारतीय सेना के पास मालदीव का मैप ही नहीं होता। फिर कुछ समय मालदीव के मैप को ढूंढने में लग जाता है, और कुछ घंटों की मेहनत रंग लाती है, और कुछ टूरिस्ट मैप की मदद से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। उधर मालदीव के प्रेसिडेंट कयूम को भी एक सेफ हाउस में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर को ये उग्रवादी बंदी बना लेते हैं। इधर भारतीय सेना प्लान बनाती है कि सबसे पहले सोल्जर्स प्लेन से पैराड्रॉपिंग करते हुए मालदीव में एंटर करेंगे, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है। दरअसल पैराट्रूपर्स को बताया गया था कि पैराड्रॉपिंग करते हुए मालदीव में एंटर करना है। तब उन्हें ये भी बताया गया था कि मालदीव कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, और क्योंकि मालदीव एक आइलैंड कंट्री है, और ऐसे में पैराड्रॉप करते समय हवा का एक झोंका भी सोल्जर्स को आइलैंड से दूर ले जा सकता है। तभी मालदीव के विदेश मंत्रालय से एक कॉल आता है और पता चलता है कि माले के एयरपोर्ट को पूरी तरीके से मिलिटेंट्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। दोस्तों, ऑपरेशन कैक्टस 3 नवंबर 1988 की रात को शुरू होता है। इस ऑपरेशन की कमान ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के हाथों में दी जाती है। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा आगरा में 50 इंडिपेंडेंट
पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे। दोस्तों अब वक्त आ जाता है इस ऑपरेशन को इसके अंजाम तक पहुंचाने का। दोस्तों ब्रिगेडियर फारूक बंसारा की कमान में भारतीय पैरा कमांडो आगरा एयरफोर्स स्टेशन से रवाना होते हैं। प्लान के मुताबिक बंसारा के पास 3 पैराशूट बटालियन होती है, 3rd, 6th और 7th पैरा बटालियन। इन तीनों के ही काम अलग अलग होते हैं। इन तीनों पैरा बटालियन में से 6th पैरा बटालियन लीड करने वाली थी और 3rd पैरा बटालियन को बैकअप के लिए रखा जाता है। और आखिरकार अब वो वक्त आ जाता है जब बंसारा अपनी टीम के साथ उलवुले आइलैंड पर पहुंचने वाले होते हैं। आगरा से उलवुले आइलैंड पहुंचने में 5 घंटों का वक्त लगता है। इसी बीच मिशन को लेकर प्लानिंग को और भी पुख्ता किया जाता है और आखिर में प्लानिंग में यह तय होता है कि सबसे पहले एयरपोर्ट पर सैनिक पैरा ड्रॉप किए जाएंगे, इसके बाद प्लेन को लैंड कराया जाएगा और ऐसा ही किया भी जाता है। पहले पैराट्रूपर्स अपने पैराशूट से एयरपोर्ट पर उतरते हैं और ये चेक करते हैं कि इस एयरपोर्ट पर भी उग्रवादियों ने अपना कब्जा तो नहीं कर लिया, लेकिन जब सब सही मिलता है उसके बाद प्लेन को लैंड कराया जाता है। फिर भी भारतीय सेना बहुत धीरे धीरे और बहुत ही चतुराई के साथ आगे बढ़ रही होती है। इस ऑपरेशन को चलते चलते अब तक 9 घंटे बीत चुके होते हैं और अब तक बहुत रात हो चुकी होती है और भारतीय सेना इस अंधेरे का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। जल्दी 2 टीमें बनाई जाती हैं। पहली टीम को काम दिया जाता है कि वो एयरपोर्ट की सुरक्षा करेगी और दूसरी को काम मिलता है कि वो मालदीव की राजधानी माले को आजाद कराएगी और मालदीव के राष्ट्रपति को सुरक्षित वापस लेकर आएगी। दोनों ही टीमें अपने काम पर लग जाती हैं। दूसरी टीम माले पहुंचते ही 2 टीमों में बट जाती है। पहली टीम राष्ट्रपति को खोजती है और दूसरी आतंकवादियों की तलाश में आगे बढ़ती है और दोनों टीमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ती हैं और कुछ जगहों पर उनका सामना आतंकवादियों से भी होता है, जिसमें भारतीय सेना आसानी से जीत जाती है। इसी के साथ रात के करीब 2 बजे राष्ट्रपति कयूम को भी खोज लिया जाता है। तभी टीम उनको सुरक्षित भारत भेजने की बात कहती है, लेकिन राष्ट्रपति कयूम यह कहकर मना कर देते हैं कि मैं अपने देश और देशवासियों को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों अभी आधा ही मिशन पूरा होता है। अभी भारतीय सेना को उग्रवादियों को देश से भी भगाना था और कुछ ही वक्त में भारतीय सेना इन उग्रवादियों पर हावी हो जाते हैं और जब उग्रवादियों को लगता है कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो वो मालदीव को छोड़कर भाग जाते हैं और कुछ ही घंटों में भारतीय सेना के द्वारा इन उग्रवादियों का मालदीव से सफाया कर दिया जाता है और ये ऑपरेशन पूरा हो जाता है, जिसमें भारतीय सेना का एक भी जवान हताहत नहीं होता और भारतीय सेना विदेशी धरती पर अपना परचम लहरा देती है और ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहता है। इस ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगती है, क्योंकि भारतीय सेना के जवानों ने वो करके दिखाया था जो अब से पहले कोई नहीं कर पाया था। तो दोस्तों ये था ऑपरेशन कैक्टस, जिसे भारतीय सेना ने मालदीव की धरती पर पूरा किया था और आज वो ये मालदीव भारत की सभी एहसानों को भूलकर चीन के बहकावे में आकर भारत को आगे दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो को देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप भारतीय नौसेना के द्वारा 1971 में चलाए गए उस मिशन के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।